हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। आज की वीडियो में जीएसटी के अंदर हम 5 डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस और उनका क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं। हमारा जीएसटी का नया बैच शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से, और इस कोर्स की खास बात यह है, इसका नाम है एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट जीएसटी कवर करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, और जीएसटी के हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। और खास बात यह है कि हमारा लाइव क्लासेस होंगी और जो टाइमिंग रहेगी वो लेट इवनिंग बैच रहेगा, यानी कि रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। 1.5 घंटे का करीब ये लेक्चर रहेगा अल्टरनेट वीक डेज पे, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को लेट इवनिंग 9:30 PM टू 11 PM। और अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो भी आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो लाइव क्लास भी हम कंडक्ट करेंगे, प्लस लाइव क्लास को रिकॉर्ड भी करेंगे। आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जहां से आप जीएसटी को समझ सकते हैं। और 3 महीने तक ये क्लासेस चलेंगी और ये सर्टिफिकेट कोर्स है। तो क्लासेस के बाद 3 महीने के बाद एक ओपन ऑनलाइन बुक एग्जाम होगा जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड एग्जाम होगा और पूरे कोर्स की फीस सिर्फ 999 है। 999 रुपए का ये कोर्स है, इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस लिंक पे आ सकते हैं और सबसे नीचे आपको पे नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं 999 की फीस और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। 12 अप्रैल से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप 12 अप्रैल के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसी लिंक पर दोबारा जा सकते हैं। अगर ये कोर्स एक्टिव है या इसके अलावा जो भी कोर्स एक्टिव है आप उसमें चाहें तो रजिस्टर करा सकते हैं। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हम 5 ट्रांजैक्शन समझने वाले हैं। पहली ट्रांजैक्शन है इंटरमीडियरी की ट्रांजैक्शन। क्या होती है इंटरमीडियरी की ट्रांजैक्शन? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि हम इंडिया में हैं और ये यहाँ पर एक ए है, और इंडिया के बाहर लेट से लंदन में एक बी है और इंडिया में एक सी है। मान लेते हैं जो ये बी है इसको अपने कोई प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करने हैं, और ये इंडिया में किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहे हैं जो कि बी के प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल कर सकता है। अब बी को इंडिया के बारे में तो नॉलेज है नहीं, तो हुआ क्या कि बी ने कोऑर्डिनेट किया सी के साथ। तो सी एक इंटरमीडियरी है जो कि बी के बिहाफ पे इंडिया में रिसर्च करता है और ए को ढूंढता है जो कि इनके प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करेगा। अब बेसिकली ए और बी के बीच एग्रीमेंट हो गया। अब लेकिन बी को हेल्प करी सी ने, तो सी ने बेसिकली कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी? सी ने प्रोवाइड करी इंटरमीडियरी की सर्विसेज। अब बेसिकली होगा क्या, सी तो इन इंडिया है, बी आउटसाइड इंडिया है, तो बी सी को पेमेंट करेगा। मान लेते हैं यूएस डॉलर्स यानी कि फॉरेन करेंसी में पे कर रहा है। तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आमतौर पे देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई सी ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, सी ने अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है क्योंकि सी इंडिया में है, जिसको सी ने सर्विस प्रोवाइड करी वो इंडिया के बाहर है, और जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है वही फॉरेन करेंसी में आ रही है। बट जीएसटी के अंदर इस ट्रांजैक्शन को हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट नहीं करते, इसे हम डोमेस्टिक सर्विस ही मानते हैं। और इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी उसका रोल बहुत मैटर करता है। तो जब आईजीएसटी एक्ट हम कवर करते हैं उसका सेक्शन 13 का क्लॉज 8, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 8 बताता है कि अगर इंटरमीडियरी की सर्विसेज है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगी जो इंटरमीडियरी की प्लेस है। और इंटरमीडियरी कहां पर है? इंडिया में लोकेटेड है। तो इंटरमीडियरी मान लेते हैं लेट्स से मुंबई में लोकेटेड है। तो जब इंटरमीडियरी बिलिंग करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई ही रहेगी। तो इंटरमीडियरी जब अपना इनवॉइस रेज करेगा तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करेगा, और इस वाली पार्टी जो कि इंडिया के बाहर है इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल ही नहीं सकता। तो इस केस में इस सप्लाई को हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। तो ये एक डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन है जिसका ट्रीटमेंट जीएसटी के अंदर इस तरीके से होता है। इसे हम इंटरमीडियरी की सर्विस कहते हैं। इंटरमीडियरी को डिफाइन भी किया गया लेकिन बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है। इसका बेसिक मतलब यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो दो लोगों के बीच किसी भी ट्रांजैक्शंस को, कोई भी अरेंजमेंट को फैसिलिटेट करता है, उसको इजी बनाता है, जो अपने आप में दूसरे के बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पर जो सी है
वो बी के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर रहा, बी के प्रोडक्ट्स को ए सेल कर रहा है। सी ने बस इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया है, इसीलिए जो सी की जो सर्विस है वो इंटरमीडियरी की सर्विसेज है। तो पहली ट्रांजैक्शन तो ये है। अब दूसरी अगर हम ट्रांजैक्शन समझे, ये भी एक तरीके की ओवरसीज ट्रांजैक्शन है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं और इसमें हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि ये इंडिया है, राइट, और यहां पर एक ए है, ये इंडिया में है, जो बी है वो भी इंडिया है, और जो सी है वो इंडिया के बाहर है, लेट्स से यूएसए में है। अब हुआ क्या कि ए जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब ए क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है बी को, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ए के पास है नहीं, वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं यूएसए में। तो ए ने क्या किया, ए ने यूएसए में किसी पर्सन को कम्युनिकेट किया कि भाई उसे कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, और ए ने इसे प्रोडक्ट खरीदे। अब यहां से जो सी था उसने प्रोडक्ट्स को शिप कर दिया, यानी कि डिलीवर कर दिया। अब ये सामान आया, और सामान लेट्स से ये मुंबई है, और मुंबई के पोर्ट पे सामान आया। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आता है तो यहाँ पर कस्टम अथॉरिटीज होती हैं, और कस्टम अथॉरिटीज कहती हैं कि भाई आप हमें कस्टम ड्यूटी पे कर दो और अपने गुड्स को क्लियर करवा लो। और जब कोई पर्सन कस्टम अथॉरिटीज को गुड्स को क्लियर करवाता है, उस केस में उस पर्सन को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी तो पे ही करनी पड़ती है, साथ में आईजीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हुआ ये कि प्रोडक्ट ए ने मंगवाए यूएसए से, मुंबई में प्रोडक्ट आ चुके हैं, अभी कस्टम से क्लियरेंस हुआ नहीं है, और कस्टम में क्लियरेंस होने से पहले ही ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बी के साथ, सेल डीड साइन कर ली, और उसमें कह दिया कि भाई हमने आपको ये प्रोडक्ट्स सेल कर दिए। तो जो ए ने बी को प्रोडक्ट्स सेल कर दिए बिना क्लियरेंस होने से पहले, इस केस में हम जीएसटी के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। अब इसका ट्रीटमेंट ये होगा, जब हम जीएसटी समझते हैं तो जीएसटी में एक शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 बेसिकली ये बताता है ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसे जीएसटी के अंदर हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई हो नहीं सकता। तो उसका पैराग्राफ नंबर 8 का सब पैराग्राफ बी ये कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस होने से पहले ही उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, तो उस ट्रांजैक्शन को जीएसटी के अंदर हम नहीं लेके आएंगे। तो ए ने बी को जो प्रोडक्ट सेल कर दिए, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्योंकि ओनरशिप बी के पास आ चुकी है और कस्टम से गुड्स क्लियर हुए नहीं है, तो अब एक्चुअल ओनर बी है, तो बी जाएगा कस्टम अथॉरिटीज के पास और अपना एक एग्रीमेंट दिखाएगा कि भाई मैंने ए से सामान खरीद लिया है। अब बी अपना एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, BOE। जब भी हमें कस्टम अथॉरिटीज से गुड्स को क्लियर करवाना होता है तो हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, और उसमें बताना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट है उनका क्या प्राइस है और उसमें कितनी कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगेगा, और वो पे करना पड़ता है। तो जो भी यहाँ पर आईजीएसटी पे करेगा वो बी पे करेगा। तो जो बी इन गुड्स को क्लियर करवाएगा वो ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर आएगी, बी आईजीएसटी पे करेगा, बी आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। लेकिन ए और बी के बीच जो ट्रांजैक्शन होगी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और ए इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि पैराग्राफ 8B में इस ट्रांजैक्शन को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट कर रखा है। उसी तरीके से अगर ये गुड्स मुंबई में आए भी नहीं होते, मान लेते हैं अभी ये सी में ही है और हाई सी सेल्स कर दी, यानी कि अभी सी में इंडिया में पहुंचने से पहले ही अगर ए ने इन गुड्स को सेल कर दिया, तो भी ये ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर नहीं आती। जो भी पर्सन कस्टम अथॉरिटीज की तरफ से गुड्स को क्लियर करवाएगा वो इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। अगर आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, हम डिटेल में ऐसी कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सही ट्रीटमेंट क्या होगा उसको भी कवर करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला जो हमारी ट्रांजैक्शन है, मान लेते हैं कि एक होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये होटल का कंस्ट्रक्शन हो गया। ये होटल के कंस्ट्रक्शन की बजाय हम कुछ भी और ले सकते हैं, ऑफिस की बिल्डिंग ले सकते हैं या कुछ भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। और उस बिल्डिंग में अगर लिफ्ट को लगाना है,
अब बेसिकली क्या, बिल्डिंग हमारी बनी हुई है या हमारी बन रही है बिल्डिंग, और हमने एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप हमारे इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगवा दो। अब जो लिफ्ट वो लगवा रहा है उसमें वो जीएसटी चार्ज करता है, तो क्या हमें उस लिफ्ट पे जो हमने जीएसटी पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर इज कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की एक एडवांस रूलिंग आई है और उस रूलिंग में कहा गया कि जो लिफ्ट है, ऑल्दो लिफ्ट हम अलग से लगवा रहे हैं, बिल्डिंग हमने किसी से बनाई, लिफ्ट हम अलग से बनवा रहे हैं, इट इज लाइक अ मशीन की जिसे हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि ये जो लिफ्ट है इसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानेंगे, यानी कि बिल्डिंग का ही पार्ट मानेंगे, और क्योंकि ये बिल्डिंग का पार्ट है और बिल्डिंग के ऊपर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, तो लिफ्ट के ऊपर भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन का। ये जरा ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब इस ट्रांजैक्शन में हुआ ये, जैसे ए है, ए के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें मुंबई पहुंचाना है बी के पास, यानी कि बी के पास मुंबई पहुंचाना है। ए ने क्या किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक राम ट्रांसपोर्टर्स को, ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया राम ट्रांसपोर्टर्स को कि भाई राम ट्रांसपोर्टर आप मेरा प्रोडक्ट मुंबई पहुंचा दो। अब राम ट्रांसपोर्टर ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, लेकिन जिस दिन सामान डिलीवर होना था उस दिन राम ट्रांसपोर्टर के पास जो उसके व्हीकल है वो फ्री नहीं थे, उसके पास गाड़ी नहीं थी उस दिन। अब लेकिन राम ने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, तो राम ने क्या किया, राम ने इसको आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया श्याम ट्रांसपोर्टर्स को, और राम ने क्या बोला कि भाई श्याम ट्रांसपोर्टर तू मेरे बिहाफ पे इन प्रोडक्ट्स को मुंबई पहुंचा दे, यानी कि यहां पर ये भी जीटीए हो गई, यहां पर ये भी जीटीए है। तो अब देखिए जीटीए में अगर आपको पता हो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, आरसीएम अप्लाई हो सकता है। मान लेते हैं कि राम ट्रांसपोर्टर अब यहां पर ये कहता है कि भाई देखो मैंने आपके प्रोडक्ट्स मुंबई पहुंचा दिए, आपका प्राइस 5,000 हुआ और मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं 5,000 रुपए, तो 5,000 के ऊपर जो आरसीएम वो ए पे करेगा। और वही श्याम ट्रांसपोर्टर कहता है कि भाई राम ट्रांसपोर्टर मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट लिया था 4,000 रुपए में और मैंने ये सामान पहुंचा दिया, मैं भी जीटीए हूं, तो अब तू इस पे आरसीएम पे कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या एक ही ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो सकती है? तो आंसर है नहीं। पूरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो सकती है, और कौन होती है? जीटीए। देखिए जीटीए का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि गुड्स को बाय रोड ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। जीटीए के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंसाइनमेंट नोट, यानी कि जो पर्सन कंसाइनमेंट नोट भी इशू करेगा वही जीटीए कहलाएगा। और कंसाइनमेंट नोट का मतलब क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट का मतलब ये होता है कि भाई जब भी मान लेते हैं कोई ट्रांसपोर्टर है आपका सामान लेके जाता है और कंसाइनमेंट नोट देता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है उसमें, बस वो यही चीजें लिखता है कि भाई सामान कहाँ से पिकअप किया, कहाँ पर डिलीवर हो रहा है और कौन कौन सा आइटम्स उसके अंदर है और उसका कितनी फीस हो गई, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है। अब कंसाइनमेंट नोट का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट नहीं करते तो ट्रांसपोर्टर आपका सामान जब्त कर सकता है जब तक आप उसके पेमेंट नहीं करते। तो ये कंसाइनमेंट नोट की लीगल वैल्यू होती है। अब इस केस में ट्रांसपोर्टर दो हो गए, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो एक ही बार हो रहा है, तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? श्याम ट्रांसपोर्टर कर रहा है। तो इस केस में दो जीटीए नहीं हो सकते, श्याम ट्रांसपोर्टर को हम जीटीए मान लेंगे और इस पर्सन को हम इंटरमीडियरी मान लेंगे, जो कि दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। राम ट्रांसपोर्टर की जो सर्विस होगी वो जीटीए की कैटेगरी में नहीं आएगी। या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा कर सकते हैं कि राम ट्रांसपोर्टर की अगर कंसाइनमेंट नोट भी राम ट्रांसपोर्टर ने ही इशू किया है तो हम राम ट्रांसपोर्टर को जीटीए मान लेंगे, बट श्याम ट्रांसपोर्टर ने जो चार्ज किया राम ट्रांसपोर्टर से 4,000 रुपए, इसे हम जीटीए की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है जिसे जीएसटी के अंदर अक्सर हम फेस कर सकते हैं। और अगला इशू है बैंकिंग सर्विसेज। देखिए बैंकिंग सर्विसेज में भी थोड़ा सा हमें समझने की ये ज़रूरत है कि मान लेते हैं हमारा दिल्ली में एक ऑफिस है, हमारा एक नोएडा में भी एक ऑफिस है, लेकिन हमारा जो बैंक अकाउंट है
लेट्स से वो दिल्ली में ही है, हमारा बैंक अकाउंट दिल्ली में है, लेकिन अब हो सकता है ये जो बैंक अकाउंट हमारा दिल्ली में है, जो बैंक हमारा दिल्ली में है, वो ब्रांच हो सकता है नोएडा वाली ब्रांच को भी हमारे जो जिसका अलग सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको भी कोई सर्विस प्रोवाइड करती हो सकता है कि हमारा दिल्ली में था, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, या दिल्ली में भी चल रहा है, नोएडा में भी चल रहा है, लेकिन ये बैंक अगर नोएडा वाली ब्रांच को भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में ध्यान ये रखना है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो वही प्लेस होगी जहां पर बैंक लोकेटेड है। तो बैंक दिल्ली में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही होगी। तो बैंक क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, लेकिन नोएडा वाली ब्रांच सीजीएसटी, एसजीएसटी क्लेम नहीं कर सकती। तो बैंकिंग के केस में जहां पर बैंक लोकेटेड है वही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। आई होप आपको ये 5 ट्रांजैक्शन समझ में आई होंगी। हम आगे और भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन जो जीएसटी के अंदर होती हैं उसको भी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।